लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुरेजा सर की पुस्तक विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ, जिसके अंदर आज 15 चैप्टर है 1949 की चीनी क्रांति। और इसी चैप्टर के साथ ही स्कूल लेक्चर के सभी टॉपिक है जो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके पश्चात जो आगे के चैप्टर और होंगे 16 से लेकर 26 तक के, टोटल इसमें 26 चैप्टर है, तो 16 से लेकर जो 26 तक के चैप्टर है वो चैप्टर स्कूल लेक्चर, आरपीसी स्कूल लेक्चर के सिलेबस में नहीं है। जो भौगोलिक खोजें, प्रबोधन युग है, वाणिज्यवाद है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा का विकास है, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय, एशिया अफ्रीका में साम्राज्यवाद है, आर्थिक मंदी है, जापान और चीन का आधुनिकीकरण है, अमेरिका में उपनिवेशवाद से मुक्ति है, शीत युद्ध, सोवियत संघ का विघटन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, तृतीय विश्व युद्ध का उदय। ये जो आगे के जो टॉपिक होंगे अगली 10-11 क्लासेस, ये स्कूल लेक्चर के लिए नहीं है। तो जो स्कूल लेक्चर के लिए ही, स्पेशली सिर्फ स्कूल लेक्चर के लिए ही क्लासेस लगा रहे हैं, उनको ये आज अंतिम क्लास लगानी। आगे की क्लास अभी आपके लिए, आप एक बार के लिए होल्ड कीजिए, जून के बाद में इन क्लासों को आप लगा लेना असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर अन्य जो और कोई हिस्ट्री एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं अन्य स्टेट में, या फिर कोई भी अन्य एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना और जो जो सिलेबस में टॉपिक है उस हिसाब से क्लासेस लगा लेना। तो स्कूल लेक्चर की आज अंतिम क्लास है 1949 की चीनी क्रांति। एक छोटी सी क्लास है, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास है नहीं। तो करते हैं इस आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि 1911 की क्रांति के समय चीन पर कौन से राजवंश का शासन था? 1911 की चीनी क्रांति के समय चीन पर जो किस राजवंश का शासन था? मांचू राजवंश। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1912 में चीनी गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया? 1912 में चीनी गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया था? युआन सिकाई। बे नंबर ऑप्शन। 1911 की चीनी क्रांति के द्वारा 12 फरवरी 1912 को मांचू शासन का अंत हुआ। गणतंत्र के राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए अमेरिका से डॉक्टर सन्यात सेन को बुलाया गया और युआन शिकाई को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन युआन ने इस प्रस्ताव में दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि वह गणतंत्र के बजाय निरंकुश व्यवस्था के समर्थक थे, जिससे पीकिंग की राजतंत्र समर्थक सरकार और नानकिंग की गणतांत्रिक सरकार के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। संघर्ष को टालने के लिए सन्यात सेन ने युआन को राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया, बशर्ते वो गणतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार कर ले। इस पर युआन शिकाई राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1912 में चीनी गणतंत्र की राजधानी किसे घोषित किया? 1912 में चीनी गणतंत्र की राजधानी किसे घोषित किया था? नानकिन को। बे नंबर ऑप्शन। 12 नवंबर 1894 को होनोलुलु होनोलुलु की हंसिंग चुंग हुई रिसीव चाइना सोसाइटी की स्थापना रिवाइव चाइना सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी डॉक्टर सन्यात सेन ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माओ त्सेंग तुंग महाप्रस्थान की अवधि थी। माओ त्सेंग तुंग महाप्रस्थान की अवधि क्या थी? तो 16 अक्टूबर 1934 से लेकर 20 अक्टूबर 1935 तक की यह जो यात्रा की गई थी। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऐसे देश को यूरोपवासी एशिया का मरीज कहते हैं? कौन से ऐसे देश को यूरोपवासी जो एशिया का मरीज कहते हैं? चीन को जो एशिया का मरीज कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुंग मेंग हुई या
कोमी नतांग दल, कुंग मेंग हुई या कोमी नतांग दल। आज बहुत ही स्पेशल स्पेशल नाम आने वाले। चीनी चाइना के नाम चाइनीज चीजें होती ऐसे तो चाइनीज नाम भी ऐसे ही होंगे। तुंग मेंग हुई और कोमी नतांग दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी सन्यात सेन के द्वारा। सन्यात सेन, 6 नंबर ऑप्शन। 1905 में निर्वासित नेताओं ने जापान में सन्यात सेन के नेतृत्व में तुंग मेई हुई मैत्री संगठन की स्थापना की। 1912 में तुंग मेंग हुई को पुनः संगठित कर कुओमिंतांग दल केएमटी चीनी राष्ट्रवादी दल की स्थापना की। 1913 के चुनाव में इस दल को सर्वाधिक सीटें मिली, लेकिन युआन शिकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके नेता को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। सन्यात सेन ने जापान में शरण ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1949 की चीनी साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? 1949 की चीनी साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? सोवियत संघ, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सभी विकासशील देशों को रूस के दिशा निर्देशन में चलने की आवश्यकता है। विश्व के सभी विकासशील देशों को रूस के दिशा निर्देशन में चलने की आवश्यकता है, किस चीनी राजनेता ने कहा था? कौन से चीनी राजनेता ने कहा कि विश्व के सभी विकासशील देशों को रूस के दिशा निर्देशन में चलने की आवश्यकता है? तो यह बात कही थी सन्यात सेन ने। आज के अधिकतर प्रश्नों का उत्तर ही सन्यात सेन ही होने वाला है। सन्यात सेन जिसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है, जो स्थान हमारे भारत में महात्मा गांधी के, वही स्थान चीन में जो सन्यात सेन का है। सन्यात सेन चीन के इतिहास में वही योगदान है जो लेनिन का रूस में, मुस्तफा कमाल पाशा का तुर्की में और महात्मा गांधी का भारत में। यह किसने कहा था? किसने कहा था कि सन्यात सेन का चीन में वही स्थान है जो तुर्की के अंदर मुस्तफा कमाल पाशा का है, रूस में लेनिन का है और भारत में महात्मा गांधी का है। तो यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने, 6 नंबर ऑप्शन। अक्टूबर 1949 में पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना, अक्टूबर 1949 में पीपुल रिपब्लिकन ऑफ चाइना पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण किसके नेतृत्व में हुआ था? अक्टूबर 1949 में पीपुल रिपब्लिकन ऑफ चाइना पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व है जो किसके नियंत्रण जो किसके नेतृत्व में हुआ था? माओ से तुआंग, माओ से तुआंग, 6 नंबर ऑप्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के प्रतिनिधि जनरल मार्शल के प्रयासों से 10 जनवरी 1946 को कुओमिंतांग दल व साम्यवादियों के बीच समझौता हुआ, परंतु यह समझौता ज्यादा समय नहीं चला। दिसंबर 1948 में सू ची के युद्ध में 5 लाख कुओमिंतांग सैनिक मारे गए तथा शेष 1 लाख सैनिकों ने सेनापति फुत्सो के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। 12 जनवरी 1949 को चियांग काई शेक द्वारा त्यागपत्र देने के बाद उपराष्ट्रपति ली त्सुएंग राष्ट्रपति बने, परंतु अंततः इस गृहयुद्ध में साम्यवादियों की विजय हुई। अक्टूबर 1949 को साम्यवादियों ने पिकिंग में माओ त्से-तुंग, माओ जेडोंग के नेतृत्व में पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। 21 नवंबर 1949 को चाउ एन लाई को इसका पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। सर्वप्रथम सर्वप्रथम सोवियत संघ ने 2 अक्टूबर 1949 को चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता दी। 1950 ईस्वी तक 25 देशों ने साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान की। मार्च 1950 तक चीन के अधिकांश भाग पर साम्यवादी सरकार का अधिकार हो चुका था। केवल फार्मोसा द्वीप चियांग काई शेक के अधिकार में था। चियांग काई शेक ने चीन की मुख्य भूमि से हटकर फार्मेसा टापू ताइवान में कुओमिंतांग गणराज्य की स्थापना की थी। माओ की प्रमुख पुस्तकें ऑन प्रैक्टिस एंड कॉन्ट्राडिक्शन, ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर, ऑन न्यू डेमोक्रेसी, द आर्ट ऑफ वॉर, इस नाम से सुनजो की भी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1911 में मांचू राजवंश के पतन का कारण नहीं था? कौन सा जो मांचू राजवंश के पतन का कारण नहीं था? किसानों का चावल दंगा फसाद, सेना का विद्रोह और विद्यार्थियों के आंदोलन, ये तीनों ही प्रमुख कारण थे मांचू राजवंश के पतन के। लेकिन साम्यवादियों का सत्ता पर कब्जा यह मांचू राजवंश के पतन का कारण नहीं था।
द नंबर ऑप्शन। क्रांति की शुरुआत अक्टूबर 1911 में वुनचांग के सैनिकों द्वारा हुई। मांचू राजवंश का अंतिम शासक पुई था। उस समय उसकी उम्र मात्र 5 वर्ष थी। नवंबर 1911 में युआन शिकाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। क्रांतिकारियों ने उत्तरी चीन सेना के कमांडर युआन शिकाई से सहायता ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का जो पहला सम्मेलन हुआ था यह हुआ था संघाई के अंदर। द नंबर ऑप्शन। चीन की साम्यवादी दल की स्थापना पिंकिंग विश्वविद्यालय के छात्रों व प्राध्यापकों द्वारा 1919 में कुंग चान तांग नाम से हुई। इसमें पिंकिंग विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन माओ से तुंग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1921 में साम्यवादी पार्टी का पहला अधिवेशन संघाई में संपन्न हुआ। आधिकारिक रूप से कुंग चान तांग छात्र संगठन से साम्यवादी पार्टी के रूप में स्थापना यहीं से मानी जाती है। 1923 में डॉक्टर सन्यात सेन ने रूसी साम्यवादी सरकार के प्रतिनिधि एडोल्फ जोफ्फे के साथ समझौता किया। 1924 में डॉक्टर सेन ने रूसी सलाहकार माइकल बोरोदिन के सहयोग से रूस की साम्यवादी पार्टी की तर्ज पर कुओमिंतांग का पुनर्गठन किया। 1925 में सन्यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक के अमटी का नेता बना। वह साम्यवादी विचारों के पूर्णतः खिलाफ था और उसने शुद्धिकरण अभियान चलाते समय साम्यवादियों को केएमटी से निष्कासित किया। उसने अपने हजारों विरोधियों को मरवाया। साम्यवादियों ने लाल सेना का गठन किया और 1927 में विद्रोह कर कैंटन में सरकार बना ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन्यात सेन के द्वारा जनता के समक्ष रखे 3 सिद्धांतों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सन्यात सेन के द्वारा जनता के समक्ष रखे 3 सिद्धांतों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो साम्यवाद इसमें नहीं है। राष्ट्रीयता रखा था, गणतंत्र और समाजवाद, ये 3 सिद्धांत रखे गए थे। 1911 में मांचू साम्राज्य समाप्त कर दिया और सन्यात सेन 1866 से 1925 सन्यात सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की। वे निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। वे एक गरीब परिवार से थे। उन्होंने मिशन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म से हुआ। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन वे चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत सन मिन चुई के नाम से मशहूर हुआ। ये 3 सिद्धांत थे राष्ट्रवाद, इसका अर्थ था मांचू वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, को सत्ता से हटाना, साथ ही अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना, गणतंत्र या गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, और समाजवाद जो पूंजी का नियमन करे और भूस्वामित्व में बराबरी लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन्यात सेन के संगठन थुंग मेंग हुई द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी। सन्यात सेन के संगठन थुंग मेंग हुई द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी? तो यह थी मिन पाओ। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में 1911 की क्रांति का तात्कालिक कारण का क्या था? 1911 की जो चीन की क्रांति थी उसका तात्कालिक कारण क्या था? डबल ट्रेन की घटना। ब नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद सदियों पुरानी चीनी परीक्षा प्रणाली रद्द कर दी गई? निम्नलिखित में से कौन से युद्ध के बाद सदियों पुरानी चीनी परीक्षा प्रणाली को रद्द कर दिया गया था? कौन सी घटना के बाद किया था? रूस जापान युद्ध 1904-5 में। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चीनी नेता ने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन 4 बड़ी जरूरतों को रेखांकित किया? कौन से चीनी नेता ने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन 4 बड़ी जरूरतों को रेखांकित किया था? सन्यात सेन ने। बे नंबर ऑप्शन। सन्यात सेन के विचार कुओमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर, परिवहन इन 4 बड़ी जरूरतों को रेखांकित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन्यात सेन की मृत्यु के बाद कुओमिंतांग के प्रमुख नेता कौन बने? सन्यात सेन की मृत्यु के बाद कुओमिंतांग के प्रमुख नेता कौन बने थे? तो यह बने थे चियांग काई शेक। द नंबर ऑप्शन। सन्यात सेन 1866 से लेकर 1925 तक इनका जीवन काल है। कि मृत्यु के बाद
चियांग काई शेक 1887 से 1975 कुओमिंतांग के नेता बनकर उभरे और उन्होंने सैन्य अभियान के जरिए वारलॉर्ड्स को स्थानीय नेता जिन्होंने जिन्होंने सत्ता छीन ली थी, वारलॉर्ड्स को अपने नियंत्रण में किया, साम्यवादियों को खत्म किया। उन्होंने सेकुलर और विवेकपूर्ण इहलौकिक कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत की, लेकिन साथ ही राष्ट्र का सैन्यकरण करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि लोगों को एकताबद्ध व्यवहार की प्रवृत्ति और आदत का विकास करना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को 4 सद्बुद्ध पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया, सतीत्व, रूप, रंग, वाणी और काम। उनकी भूमिका को घरेलू स्तर पर ही देखने पर जोर दिया। यहाँ तक कि उनके यहाँ तक कि उनके कपड़ों की किनारियों की लंबाई भी प्रस्तावित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साओ तोआफेन द्वारा संपादित लोकप्रिय पत्रिका जो चीन में नई विचारधारा की प्रतिनिधि थी। साओ तोआफेन के द्वारा संपादित लोकप्रिय पत्रिका जो चीन में नई विचारधारा की प्रतिनिधि थी, कौन सी पत्रिका थी? लाइफ वीकली। ए नंबर ऑप्शन। सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव में स्कूल और विश्वविद्यालयों में फैलने से मदद मिली। पेकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में हुई। पत्रकारिता फली फूली, जो कि इस नई सोच के प्रति आकर्षण का आईना थी। साओ तोआफेन साओ तोआफेन द्वारा संपादित लोकप्रिय लाइफ वीकली इस नई विचारधारा की प्रतिनिधि थी। इसने अपने पाठकों को नए विचारों से साथ ही गांधी और तुर्की के आधुनिकता आधुनिकता पसंद नेता कमाल अतातुर्क जैसे नेताओं से अवगत करवाया गया। अरिक्सा लाओ से 1936 लाओ से द्वारा रचित एक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश को एकीकृत करने की कोशिशों के बावजूद कुओमिंतांग असफल क्यों रहा? देश को एकीकृत करने की कोशिशों के बावजूद भी कुओमिंतांग असफल क्यों रहा था? क्योंकि संकीर्ण सामाजिक आधार और सीमित राजनीतिक दृष्टि के कारण। सी नंबर ऑप्शन। कुओमिंतांग का सामाजिक आधार शहरों में था। देश को एकीकृत करने की अपनी कोशिशों के बावजूद कुओमिंतांग अपने संकीर्ण सामाजिक आधार और सीमित राजनीतिक दृष्टि के चलते असफल हो गया। सन्यात सेन के कार्यक्रम का बहुत अहम हिस्सा पूंजी का नियमन और भूमि अधिकारों में बराबरी लाना कभी अमल में नहीं लाया, क्योंकि पार्टी ने किसानों और बढ़ती सामाजिक असमानता की अनदेखी की। इसने लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय फौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माओ से तुंग की लंबी छलांग वाले आंदोलन की शुरुआत ग्रेट लीप फॉरवर्ड का वर्ष है। माओ से तुंग की लंबी छलांग वाले आंदोलन की शुरुआत का वर्ष कौन सा है? आंदोलन की शुरुआत का वर्ष 1958। बे नंबर ऑप्शन। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई। यह नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। सरोहारा की तानाशाही जिसे कायम करने का दावा सोवियत संघ का था, से भिन्न नया लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन था। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए और निजी कारखानों और भू स्वामित्व को धीरे धीरे खत्म किया गया। यह कार्यक्रम 1953 तक चला, जब सरकार ने साम्यवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। 1958 में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश का तेजी से औद्योगिकीकरण करने की कोशिश की गई। लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में इस्पात की भट्टियां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण इलाकों में पीपुल्स पीपुल्स कम्युनिस्ट, जहां लोग इकट्ठे जमीन के मालिक थे जो मिलजुल कर फसल फसल उगाते थे, शुरू किए गए। 1958 तक 26,000 ऐसे समुदाय थे जो कि कृषक आबादी का 98% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चीनी नेता की चिंता समाजवादी व्यक्ति बनाने की थी? किस चीनी नेता की चिंता जो समाजवादी व्यक्ति बनाने की थी, जिसकी 5 चीजें प्रिय होगी? पितृभूमि, जनता, काम, विज्ञान और जनसंपत्ति। तो वह कौन सा चीनी नेता था? तो वह था माओ त्से तुंग। ए नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1949 में चीनी साम्यवादी दल के द्वारा पराजित होने पर 1949 में चीनी साम्यवादी दल के द्वारा पराजित होने पर कौन सा नेता ताइवान भाग गया? 1949 में चीनी साम्यवादी दल के द्वारा पराजित होने पर कौन सा नेता था जो ताइवान भाग गया? चियांग काई शेक। 6 नंबर ऑप्शन। चीनी साम्यवादी दल द्वारा पराजित होने के बाद चियान काई शेक 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर और बेशकीमती कलाकृतियां लेकर 1949 में ताइवान भाग निकले। वहां उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की। 1894-95 में जापान के साथ हुई लड़ाई में यह जगह चीन को जापान के हाथ में सौंपनी पड़ी। तब से वह जापानी उपनिवेश बनी हुई थी। कायरो घोषणा पत्र 1943, पोट्सडेम उद्घोषणा 1949 के द्वारा चीन को संप्रभुता वापस मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चियान काई शेक ने साम्यवादी दल से समझौता कब किया? चियान काई शेक ने साम्यवादी दल से समझौता कब किया था? 1937 के अंदर। 6 नंबर ऑप्शन। साम्यवादी कुओमिंतांग सरकार के साथ मिलकर जापान के आक्रामक राष्ट्रवाद का सामना करना चाहते थे, जबकि चियान काई शेक जापान का सामना करने से पहले साम्यवादियों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चाहता था। शेख ने एक वारलॉर्ड चांग सुहे लियांग के नेतृत्व में साम्यवादियों के विरुद्ध सेना भेजी, लेकिन उसने साम्यवादियों से समझौता कर लिया। उसने 12 दिसंबर 1936 को चियान काई शेक को ही बंदी बना लिया। 13 दिन बाद उसे छोड़ा। साम्यवादियों के बढ़ते प्रभाव और गृह युद्ध के प्रति जनता के विरोध के परिणाम स्वरूप 10 फरवरी 1937 को साम्यवादी दल के साथ समझौता कर लिया। 1937 के चीन जापान युद्ध में चीन की हार के बाद जापान ने नानकिन पर अधिकार कर लिया। कुओमिंतांग सरकार को चुंगकिंग को केंद्र बनाकर जापान के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। दूसरी ओर साम्यवादी सेना भी जापानियों के विरुद्ध छापामार युद्ध करती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान द्वारा मंचूरिया पर हमला किस वर्ष किया गया? जापान के द्वारा मंचूरिया पर हमला किस वर्ष किया गया? तो जापान के द्वारा मंचूरिया पर हमला किया गया था 1931 में। 1931 में जापान ने चीन के एक प्रदेश मंचूरिया पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। चाइना मामले को राष्ट्रसंघ में ले गया, लेकिन राष्ट्रसंघ में पारित प्रस्ताव का जापान पर कोई असर नहीं पड़ा। अंततः राष्ट्रसंघ ने एक आयोग का गठन किया, जिसने 1933 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 27 मार्च 1933 को जापान ने खुद को राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ दी। ईएचकार के अनुसार जापान द्वारा मंचूरिया पर विजय प्रथम विश्व युद्ध के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय चीन में 3 सरकारें थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय चीन में 3 सरकारें थी। निम्नलिखित में से कौन सी तीनों में से किसी की राजधानी नहीं थी? द्वितीय विश्व युद्ध के समय चीन में 3 सरकारें थी। निम्नलिखित में से कौन सी तीनों में से किसी की राजधानी नहीं थी? कौन से जो तीनों में से किसी की भी राजधानी नहीं थी? तो चुंगकिंग, नानकिंग और येयान, ये तीनों राजधानियां थी। चुंगकिंग जो चियान काई शेक वाली राष्ट्रीय सरकार जो थी उसकी राजधानी थी। दूसरे नंबर पर जो नानकिंग है, नानकिंग ये भी जापान के प्रभाव वाली जो मंचूरिया की मंचुकाओ सरकार थी उसकी राजधानी थी। और तीसरे नंबर पर जो येयान है, यह जो माओ से तुंग के नेतृत्व वाली सैनसी के साम्यवादी सरकार के जो राजधानी थी। लेकिन पिंकिंग जो किसी की राजधानी नहीं थी। द नंबर ऑप्शन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय चीन में 3 सरकारें थी। चियांग काई शेक वाली राष्ट्रीय सरकार जिसकी राजधानी चुंगकिंग थी। जापान के प्रभाव वाली मंचूरिया की मंचुकाओ सरकार जिसकी राजधानी नानकिंग थी। माओ से तुंग के नेतृत्व में सैनसी की साम्यवादी सरकार जिसकी राजधानी येयान थी। अमेरिका और ब्रिटेन ने चियांग काई शेक की सरकार को अपने पक्ष में करने के लिए 11 जनवरी 1943 को एक समझौता किया। इसके तहत चीन में एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी पद्धति का अंत कर राजनीतिक दृष्टि से चीनी को पश्चिमी देशों के समकक्ष माना गया। चीन राष्ट्र को सैनिक सहायता की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने कोमिनतांग दल व साम्यवादियों के बीच समझौता करवाने का प्रयास किया।
अगस्त 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही नानकिंग की जापानी सरकार का भी पतन हो गया। नानकिंग पर अधिकार को लेकर कोमिनतांग और साम्यवादी सरकारों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। इस संघर्ष में अमेरिका में कोमिंतांग सरकार का और रूस में साम्यवादी सरकार का पक्ष लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में 100 फूल खिले अभियान कब चलाया गया? चीन में 100 फूल खिले अभियान कब चलाया गया था? 100 फूल खिले अभियान कब चलाया था? 1956-57 में। सी नंबर ऑप्शन। द 100 फ्लावर मूवमेंट 1956-57। कन्फ्यूशियस की एक कहावत से यह नारा माओ ने गढ़ा, 100 फूल खिलने दो, 100 विचारधाराओं को पनपने दो। माओ ने साम्यवादी सरकार की आलोचना के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। लोगों को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर बोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन माना जाता है कि माओ ने अपने विरोधियों और साम्यवादी सरकार के आलोचकों को सामने लाने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत यह अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड के दौरान चीन में माओ त्से तुंग की सरकार ने 4 कीटों जीवों को मारने का अभियान चलाया। निम्नलिखित में से उन 4 में नहीं था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के दौरान चीन में माओ त्से तुंग की सरकार ने 4 कीटों या जीवों को मारने का अभियान चलाया था। वो 4 जीव कौन से? इनमें से कौन सा नहीं है? तो कुत्ता इसमें से नहीं है। गोरैया था, मच्छर था, चूहा था और इसके अंदर जो चौथा जो जीव था वह था मक्खी। कुत्ता इसमें सम्मिलित नहीं था। गोरैया, मच्छर, चूहा और मक्खी था। मारो 4 अभियान, इसके तहत गोरैया, मक्खी, मच्छर और चूहे 4 जीवों को मारना था। मुख्यतः गोरैया को मारने के लिए बड़ा अभियान चला गया, क्योंकि माओ के अनुसार यह बहुत सारा अनाज खा जाती है। लेकिन गोरैया के खात्मे से कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ गई। उस साल चीन को बड़े अकाल का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माओ के नेतृत्व में चीन में सांस्कृतिक क्रांति किस वर्ष हुई थी? माओ के नेतृत्व में चीन में सांस्कृतिक क्रांति कौन से वर्ष हुई थी? 1966 में। सी नंबर ऑप्शन। सांस्कृतिक क्रांति 1966। माओ के इस आंदोलन का उद्देश्य देश की सामाजिक राजनीतिक संस्कृति में बदलाव लाना था। लिन प्याओ इस क्रांति के मुख्य रणनीतिकार थे। 16 मई 1966 को शुरू हुई यह क्रांति 10 वर्षों तक चली। माओ और उसकी कम्युनिस्ट पार्टी ने चेतावनी देते हुए घोषणा की कि बुजुर्ग वर्ग पूंजीपति पार्टी में अपना प्रभाव कायम कर एक तरह की तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन माओ इसके माध्यम से पार्टी में अपने विरोधियों से छुटकारा चाहते हैं। माओ और उनके समर्थकों ने हजारों रेड ग्रांडों को एकजुट करके चीनी समाज के 4 पुराने स्तंभों को खत्म करने के लिए कहा। पुराने रिवाज, तौर तरीके, संस्कृति और पुरानी सोच। कॉलेज बंद कर दिए गए ताकि विद्यार्थी क्रांति पर ध्यान दे सके। इस अभियान में उन सभी चीजों पर हमला करना शुरू किया जो साम्यवाद के खिलाफ थी। क्रांति के दौरान हजारों लोगों को यातनाएं दी गई, हजारों की तादाद में लोग मारे गए। 1968 तक चीन गृह युद्ध के कगार पर पहुंच गया। माओ ने हिंसा रोकने के लिए दिसंबर 1968 में निर्देश जारी करते हुए रेड गार्ड्स छात्रों से ग्रामीण इलाकों में जाकर गरीब व निम्न मध्यम वर्गीय किसानों को पुनः शिक्षा लेने हेतु जाने का आग्रह किया। मिडिल स्कूल वालों को ग्रामीण इलाकों में भेजा गया। विश्वविद्यालय स्नातकों को नौकरियां दी गई या खेतों में काम दिया गया और इस प्रकार माओ ने रेड गार्ड्स आंदोलन को बंद किया। सांस्कृतिक क्रांति आधिकारिक रूप से 1976 में बंद की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माओ से तुंग ने कहां से कहां तक ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च निकाला था? माओ से तुंग ने कहां से कहां तक जो ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च निकाला था? तो माओ से तुंग ने जो क्यांगसी से लेकर सांगसी तक का जो ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च निकाला था। ए नंबर ऑप्शन। च्यांग काई शेक ने विरोधियों का दमन के लिए 1932 में नानकिंग में नीली कुर्ती दल का गठन किया। च्यांग काई शेक ने चीनी जनता में साम्यवादी विरोधी भावना का प्रसार करने व कन्फ्यूशियस और अन्य चीनी विद्वानों के विचारों से
विचारों से लोगों को जोड़ने के लिए 1934 में नवजीवन आंदोलन चलाया। 1934 में कोमिंतांग सेना ने माओ और उनके समर्थकों को घेर लिया। आखिरी प्रयास के रूप में माओ कमांडर सूते और उनके 90,000 समर्थकों ने क्यांगसी में सैनसी या सांगसी तक 6,000 मील लंबा महाप्रस्थान लॉन्ग मार्च किया, जिसको च्यांग काई शेक ने मृत्यु प्रस्थान कहा। यह लॉन्ग मार्च 16 अक्टूबर 1934 से प्रारंभ होकर 20 अक्टूबर 1935 को समाप्त हुआ। 90,000 में से 20,000 कम्युनिस्ट ही गंतव्य तक पहुंच सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष चीन को गणतंत्र घोषित करते हुए सन्यात सेन को इसका राष्ट्रपति बनाने की घोषणा की? किस वर्ष चीन को गणतंत्र घोषित करते हुए सन्यात सेन को इसका राष्ट्रपति बनाने की घोषणा की गई थी? 1911 में। बे नंबर ऑप्शन। 1911 में चीन को गणतंत्र व सन्यात सेन को राष्ट्रपति बनाने की घोषणा हुई। 1 जनवरी 1912 को वे राष्ट्रपति बने और चीन गणतंत्र बना। आधुनिक चीन का संस्थापक या पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक चीन का संस्थापक या पिता सन्यात सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि चीन का भाग्य और चीनी आर्थिक सिद्धांत। चीन का भाग्य और चीनी आर्थिक सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी थी? चीन का भाग्य और चीनी आर्थिक सिद्धांत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? च्यांग काई शेक के द्वारा। बे नंबर ऑप्शन। तो ये थे चीनी क्रांति से संबंधित लगभग 34-35 प्रश्न। इन्हीं के साथ ही चीनी क्रांति के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं और अब इसी चीनी क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हम चार्ट के माध्यम से देखते हैं। कुछ ही घटनाएं हैं। 1513 ईस्वी 1513 में पुर्तगालियों ने चीन के मकाओ में अपनी पहली बस्ती स्थापित की। 1644 में मांचू वंश की स्थापना चीन का अंतिम राजवंश था जो 1911 तक सत्ता में रहा। मांचू वंश की स्थापना जो 1644 में हुई थी, जो 1911 तक सत्ता में रहा था। और 1839 से 42 तक प्रथम अफीम युद्ध हुआ। अगस्त 1842 को नानकिंग की संधि हुई। 1856 में ताइपिंग विद्रोह हुआ। 1856 से 58 द्वितीय अफीम युद्ध हुआ। 1858 में टिटसिन की संधि हुई। 1858 में टिटसिन की संधि। 1858 से 1860 तक द्वितीय अफीम युद्ध का दूसरा चरण चला। द्वितीय अफीम युद्ध का पहला चरण 1856 से 58 और इसी युद्ध का दूसरा चरण 1858 से 1860 तक। 1860 के अंदर पिंकिंग कन्वेंशन हुआ। 1894-95 में चीन जापान युद्ध हुआ। 1895 में सिमोनेस की संधि हुई। जापान को फार्मोसा द्वीप और पोर्ट आर्थर बंदरगाह प्राप्त हुआ। 1898 से 1901 बॉक्सर युद्ध हुआ। 1904-05 में रूस जापान युद्ध हुआ। 1905 के अंदर पोर्ट्समाउथ की संधि हुई। 10 अक्टूबर 1911 को डबल टेन की घटना जो क्रांति का तात्कालिक कारण था। 1911 में क्रांति की शुरुआत जेचुआन प्रांत से नेतृत्व इसका ली युआन होंग के द्वारा किया गया। नवंबर 1911 में युआन सिकाई प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। 1 जनवरी 1912 को चीन गणतंत्र घोषित हुआ। मुख्यालय इसका नानकिंग रखा गया। 1919 में चीनी साम्यवादी दल कून चान तांग की स्थापना माओ त्से तुंग ने की थी। 4 मई 1919 को 4 मई का आंदोलन हुआ। 1927 को च्यांग काई शेक का शुद्धिकरण अभियान चलाया गया। 1934 में च्यांग काई शेक का नवजीवन आंदोलन चला। 16 अक्टूबर 1934 से लेकर 20 अक्टूबर 1935 तक लॉन्ग मार्च निकाला। साम्यवादियों का क्यांगसी से लेकर सैनसी महाप्रस्थान किया गया। जुलाई 1937 में चीन जापान युद्ध प्रारंभ हुआ। 1 अक्टूबर 1949 को साम्यवादियों ने पिकिंग में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम से सरकार बनाई। 21 नवंबर 1949 को चाउ एन लाई प्रधानमंत्री बने। तो यह था चीनी क्रांति से संबंधित प्रश्नोत्तर और इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं। इसके साथ ही स्कूल लेक्चर के सभी टॉपिक कंप्लीट होते हैं। स्कूल लेक्चर के सभी साथियों को शुभकामनाएं। 2 माह बचे हैं आपके एग्जाम को, अच्छे से तैयारी कीजिए, दोबारा रिवीजन कीजिए। अब हम आगे की जो क्लास लगाएंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के साथियों के लिए। मिलते हैं हम अगले 16 नंबर चैप्टर भौगोलिक खोजों में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।